नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा सरकारी पैसा यानी बैंक का पैसा एनपीए करने वाला शख्स कौन है? मुझे पता है आपके दिमाग में यही बात चलेगा कि नीरव मोदी और विजय माल्या, हाँ यही बात आपके माइंड में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी बिल्कुल अलग है। ये तो तालाब की छोटी छोटी मछलियां हैं। ऐसे न जाने कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिसके बारे में न कभी मीडिया में आता है और न कभी किसी चैनल्स पे आता है या प्रिंट मीडिया में आता है। तो आज हमारा डिस्कशन इसी विषय पे है कि एनपीए होता क्या है और किस तरह से ये पूरे घोटाले होते हैं और किस तरह से सरकार इसकी भरपाई करती है और आगे किस तरह से रिकवरी होने वाली है और बैंकिंग सेक्टर में किन किन बैंकों से डरना जरूरी है और किन किन बैंकों से डरना नहीं जरूरी है। आपका स्वागत है पांडे जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि एनपीए जो घोटाला होता है बैंकिंग सेक्टर का, वो क्या एक रचित स्कैम होता है या फिर ऐसे ही हो जाता है? पांडे जी, ऐसा है कि जो बैंक के बड़े बड़े घोटाले होते हैं आप भी देखते हैं जी। अभी पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का हुआ था जी। बहुत से लोग इसमें भीतर बंद भी हैं जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप एक बैंक से या दूसरे बैंक में लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट खुद उसके लिए उसका कानून है कि नो ड्यूज बनाओ, लेकिन जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। नहीं तो अगर आप 10,000 रुपया भी लेने जाएंगे तो वो बोलेगा कि पहले नो ड्यूज ला के, मतलब किसी का बकाया तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता कि इन बैंकों जो बड़े बड़े जो घोटालेबाज हैं या पैसा लेने वाले बैंकों से किस आधार पर उन्हें पैसा करोड़ों में मिल जाता है। तो विजय माल्या का लीजिए, नीरव मोदी का लीजिए, और ऐसे कितने लोग हैं। सबसे पहले आज अब जानना शुरू करेंगे कि ये एनपीए का पूरा चक्रव्यूह होता क्या है। सपोज दैट कि एक बिजनेसमैन है और उसने पहले ही प्लान कर लिया है कि उसको बैंकों से पैसा उड़ाना है, यानी कि बैंक सहित सरकार के पैसे, यानी कि हम आपके टैक्स के पैसे चुराना है। तो वो प्लानिंग कैसे करता है? जैसे एक बड़ी कंपनी वो चालू करेगा, उसके साथ ही 10 सेल कंपनी शुरू करेगा और उसमें अलग अलग ट्रांजैक्शन दिखा के, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन दिखा के वो जो है बाद में उसमें लोन उठाता है। लोन उठाने के बाद इंडिया से लेके विदेशों तक वो जो है पूरे अपने बिजनेस को डेवलप करता है, दिखाता है कि हमारे यहाँ बिजनेस के सेंटर्स खुले हुए हैं और इस तरह के हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच में अचानक से ऐसा होता है कि वो सारी जो सेल कंपनियां हैं जो उसने पहले से ही प्लानिंग की रखी होती है कि हमें ये बंद करनी है, लेकिन ये जनता को नहीं मालूम होता है, यानी ये बैंकर्स को नहीं मालूम पड़ता है, तो वो सडनली वो बैंक को जो है बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो पैसा फिर एनपीए के कगार पे हो जाता है, यानी लॉस दिखा देते हैं। तो ये एक भाग हो गया। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा भारत का जो है एनपीए यानी कि पैसा गमन करने वाले कौन कौन लोग हैं? तो आप लोग के निगाह में ज्यादा से ज्यादा विजय माल्या, नीरव मोदी, यही सब आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात, नीरव मोदी की बात करें तो 12,000 करोड़ के आसपास है उनका एनपीए हुआ है, और वहीं विजय माल्या की बात करें तो उन्होंने 9,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी 49,000 का लोन लिया हुआ था। स्टील की कंपनी, भूषण स्टील की कंपनी थी और जिसका पूरा का पूरा एनपीए हो गया। और मैं आपको बता दूं कि उसकी कंपनी बाद में बैंकों ने रिकवरी की और उस कंपनी को बाद में टाटा ने अपने में मर्ज कर लिया और वो कंपनी को खरीद लिया था। तो इस तरह से एक से एक तुर्रम खान पड़े हुए हैं जो गवर्नमेंट का पैसा, हमारे आपके मेहनत का पैसा, हमारे आपके टैक्स का पैसा जो है चुरा ले जाते हैं इस तरीके से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो छोटी छोटी मछलियां हैं इनका ही नाम लाइमलाइट में क्यों आता है, और ये जो इतने यानी कि 50,000 करोड़ रुपए जो घोटाला गमन कर जाते हैं बिजनेस के नाम पे, अलग अलग चीजों के नाम पे, उनके ऊपर क्या उनका नाम सामने क्यों नहीं आता? तो दोस्तों सबसे बड़ा चीज ये होता है कि जैसे पुलिस से दोस्ती बहुत अच्छी नहीं होती है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती है, उसी तरह कहीं ना कहीं मीडिया में लाइमलाइट रहने वाले ऐसे लोग ही सामने आ पाते हैं, यानी उनका ही चेहरा ऐसा सामने आता है, उन पे जरा भी इशू होता है तो ये जो है सबके सामने उजागर हो जाता है। तो नीरव मोदी भी उसी कैटेगरी में कि लाइमलाइट में रहते थे, उसके बाद विजय माल्या भी लाइमलाइट में रहते थे, अन्य लोग भी लाइमलाइट में रहते थे। तो इनका जो है काला चिट्ठा पूरा सबके सामने फटाक से सामने आ जाता था। लेकिन वही जो भूषण इंडस्ट्री की बात है, भूषण स्टील इंडस्ट्री की बात है, वो 49,000 करोड़ का 49,000 करोड़ यानी कि विजय माल्या से
कितना गुना ज्यादा, यानी कि 40,000 करोड़ लगभग सबसे ज्यादा वो लेके बैठा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा आपको भी नहीं पता है, आप भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे न जाने कितने कितने तुर्रम खां हैं जो कि एमपीए करके बैठे हैं, हमारे आपके मेहनत का पैसा जो है गमन करके बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सरकारें इनमें क्या करती हैं, और हम जो देखते हैं कि आए दिन आरबीआई का गाइडलाइन आता है और बैंकें जो हैं, खास करके कोऑपरेटिव बैंक और प्राइवेट बैंक के जो है उस पे एक लिमिट लगा देते हैं आपके पैसा निकालने का। तो क्या ये सरकारी चीज में भी होते हैं या सरकारी बैंक पूरी तरह सेफ है? आपके मन में भी ये प्रश्न बहुत बार उठता होगा और आप भी इसका जवाब जानना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनपीए जो है सबसे ज्यादा संयोगवश सरकारी बैंकों में ही होता है, और अगर देखा जाए तो प्राइवेट बैंक से ज्यादा लॉस यानी कि आपका पैसा डूबने का चांसेस सरकारी बैंक में ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल बात है जो आपको समझना पड़ेगा कि प्राइवेट बैंक जो होते हैं उसमें पूर्ण रूप से प्राइवेट ही आधिपत्य रहता है और उसमें कुछ अंश ही आरबीआई के अंतर्गत रहता है। लेकिन जो सरकारी बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स में जैसे आपको मैं बता दूं यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक, ये सारे बैंक डूब चुके हैं ऑलरेडी। जैसे यस बैंक की स्थिति हुई और पंजाब महाराष्ट्र बैंक की स्थिति हुई, तो उसी तरह से यूके बैंक और इंडसलैंड बैंक, ये सारे बैंक का जो है एनपीए हो चुका है, बहुत बड़ा जो है इनको हानि हो चुकी है। एसबीआई बैंक भी उसमें सम्मिलित है। लेकिन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट अंतर्गत रहता है बैंक, उसमें जैसे आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, सरकारी बैंकों में चुपके यानी बिना कोई पब्लिसिटी के रेवेन्यू दे देती है। 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ हर साल जो है उनको अपना लेवल लाने के लिए कि वो ऊपर उठ सके, इसलिए उनको पैसे दे देती हैं। तो इसलिए ऐसा हमको लगता है कि सरकारी बैंक में कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपको जानना है कि सबसे ज्यादा लॉस में कौन सी बैंक है, तो आपको गूगल पे जाना पड़ेगा और वहां पे आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा सरकारी बैंक ही लॉस में चल रही हैं। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट का उसको बेनिफिट मिलता है, इसलिए जो है वो उसका घाटा दिखाई नहीं देता है और हम मानते हैं कि सेफ है हमारा पैसा। लेकिन दोस्तों एक आपको टेक्निकल चीज और हम आज बताना चाहेंगे कि अगर आपके जो पैसे हैं, आप सोच रहे हैं कि उस पैसों को कहां रखा जाए, तो सबसे बड़ी बात, आप अपने पूंजी को, आज के जो हालात चल रहे हैं, आप अपने पूंजी को एक बैंक में नहीं रखिएगा। आप थोड़ा करके कई सारे बैंक में खाते खोलिए और कई सारे बैंकों में आपके जमा पूंजी, आपके मेहनत के पैसे और रुपए वहां पे रखिए। इससे क्या होगा कि अगर एक बैंक की कंडीशन खराब भी हो जाती है या जैसे स्कैम हुए वैसे स्कैम भी हो जाते हैं और आरबीआई अगर उसको बंद भी करते हैं, तो आपका दूसरा अकाउंट, दूसरा बैंक का खाता सेफ रहेगा। आप इस तरह पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब महाराष्ट्र बैंक की तरह पैसे के लिए मुस्ताद नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबसे पहले उस बैंक के, जिस भी बैंक में आप अकाउंट खोल रहे हैं, जिस भी बैंक में आप एफडी कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड चेक करिए। गूगल पे चले जाइए या उनके वेबसाइट पे चले जाइए या फिर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे आपको दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा कौन सी बैंक घाटे में है और यहां तक कि कौन से बैंक को कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। ठीक है, तो इससे आप ये जज कर सकेंगे कि आपको अपना पैसा थोड़ा सा सिक्योर कहां पे है, वहां पे आप रख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी यस बैंक का हाल में ही मामला सामने आया था, तो क्या ऐसा क्या हुआ कि यस बैंक डूबने के बावजूद भी अब लाइन पे आने लगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात हम आपको यह बता दें कि जो ये फ्रॉडियर रहते हैं, ये यानी कि जो एनपीए अकाउंट रहते हैं, इनको दिखाया जाता है कि हम इनके प्रॉपर्टीज रिकवरी कर रहे हैं, अलग अलग चीजें रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी हम विजय माल्या की बात करें, उन्होंने लिया कितना है, 9,000 करोड़ रुपए, और उनकी पूरी प्रॉपर्टी इंडिया की अगर हम मिला लें या फिर अब्रॉड की भी मिला लें, तो लगभग मुश्किल से 150 करोड़ की भी प्रॉपर्टी नहीं होगी उनकी, जो अभी तक भारत सरकार ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, यानी सेबी के अंतर्गत। तो ये एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है हमारे नियम, हमारे बैंकिंग सिस्टम का, जो कि उतना रिकवरी हो नहीं पाता है और ये बाद में प्लस माइनस करके भी न जाने अगर कम से कम भी घोटाला हुआ तो मान के चलिए 4-5 हजार करोड़ का ये वारा न्यारा कर देते हैं। आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और नए विषय के साथ में हम आपके साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।